हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला वीडियो पढ़ेंगे जो पहले दो न्यूमेरिकल लेना चाहेंगे हम कूलाम के नियम से, और उसके बाद एक और हेडिंग पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो उस पर भी न्यूमेरिकल बताना है, देखते हैं जितना हो पाता है हम करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आज क्या है देखें बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये, व्हाट इज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो गिवन में बच्चों ये चीज तो है हमारे पास, गिवन में r इक्वल टू 1 मीटर, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है 1 मीटर, ये तो मालूम है, लेकिन हमें चार्ज नहीं मालूम है। तो स्मॉलेस्ट फोर्स, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कौन सा, टू चार्ज लेंगे तो जाहिर है कि वो चार्ज सबसे छोटा होना चाहिए। तो वो सबसे छोटा चार्ज कौन होगा, Q1 मिनिमम बराबर Q2 मिनिमम, ये बराबर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 खुला। तो यही ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, फिर भी हम इसे लगाना जरूरी समझते हैं। तो जो फंडामेंटल जो चार्ज है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही। तो जब सबसे छोटा आवेश आपका इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा वो सबसे कम कार्य करेगा, क्योंकि इससे छोटा चार्ज और नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, यही सबसे छोटा चार्ज है। तो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स F मिनिमम इक्वल टू बच्चों यहां प्रयोग किया जाएगा Q1 मिनिमम, सॉरी जो होता है 1/4πε0, या केवल के लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू ही तो रखना है हमको। तो ये हो जाएगा कौन, Q1 मिनिमम इंटू Q2 मिनिमम अपॉन R स्क्वायर, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q1 है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, Q2 है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना है। तो ये 9 इंटू 16, 16 इंटू 16, ये 216 गुणे 256 होता है, ये आया। अब रही बात पावर की, पावर लगा लेते हैं तो ये 9 निकल जाएगा तो -10 बचेगा, इसमें 10⁻⁻29 हो रहा है। अब हम इसका 9 से गुणा करते हैं, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 की 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, इतना गुणे 10⁻⁻29 न्यूटन। तो बच्चों ये फोर्स होगा, अगर कैलकुलेशन दृष्टि से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं तो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, हो सकता है जल्दबाजी में हो भी सकता है, लेकिन ऐसा चांस नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन करके मैं नहीं देखता हूं। 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है बच्चों। तो इतना न्यूटन मिनिमम फोर्स लगेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये रहा आपका हल। अब कहिए सवाल बताया क्यों गया, बताया कि इसलिए गया कि इसमें चार्ज की वैल्यू नहीं दिया है तो लड़का कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए ये चीज किया गया। सवाल कंसेप्चुअल है, उतार लिया जाए। तो हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज 100 न्यूटन इन एयर। तो 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज आप कुछ भी मान लीजिए, जिससे Q1 Q2 मानना चाहते तो मान लीजिए, वो R डिस्टेंस पर है। इनके बीच जो फोर्स F है वो है 100 न्यूटन है। अब वो कह रहा है
कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। इनके बीच की दूरी 50% क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो 50% दूरी बढ़ जाए तो ये दूरी कितना हो गया होगा, चार्ज यही है बच्चों। ये दूरी मान लेते हैं कितना, कैपिटल आर हो गया होगा। तो इस दशा में फोर्स की क्या करना है, इस दशा में जो फोर्स वर्क करेगा इसकी क्या करना है, गणना करना है। तो ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करना होगा कि ये 50% दूरी आर बराबर है कितना। अगर इफ इनिशियल डिस्टेंस स्मॉल आर है तो बाद वाला डिस्टेंस कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर तो होगा ही। स्मॉल आर का 50% क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई 2 हो जाएगा। तो ये वास्तव में बच्चों 2 1 2 1 3, तो ये 3r बाई 2 हो जाएगा। तो ये कैपिटल आर बराबर बच्चों हम इस न्यूमेरिकल में क्या प्रयोग करेंगे, सेकंड केस में 3r के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, 3r बाई 2 और एफ डैश हमें ज्ञात करना है। तो इन फर्स्ट केस में एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, इक्वेशन 1 कर देते हैं बच्चों। और सेकेंड केस में, इन सेकेंड केस तो एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा बोर्ड वाले लड़के करते हैं, कंपटीशन वाले केवल के लिख के काम चलाते हैं, क्योंकि इसकी के की वैल्यू भी 9 × 10⁻9 ही लिखना होता है, तो समय बचता है। तो ध्यान दें, तो ये भी Q1 × Q2 अपान ये आर स्क्वायर है, सॉरी, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, आपको सेम दोनों टर्म में करना है क्योंकि डिवाइड करना है। तो यहां लिखेंगे 3r बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। तो बस बच्चों इसी को डिवाइड करना, कैलकुलेशन करना है, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर जब हम बच्चों इसे डिवाइड करते हैं तो f अपान f डैश होता है। तो ये Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों में। तो अंश में क्या बच रहा है, 1/r²। तो 1/r² लिख दो गुणे, फिर 1 अपान इतना हो रहा है, ये हो रहा है 1, ये लड़के यहां कंफ्यूज करेंगे। तो ये वाला ऊपर जाएगा, अरे 1/r² बटे 1 अपान इतना, तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर चल, नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर कंफ्यूज होता है तो मैं इसे थोड़ा सा और सफाई से हल कर देता हूं, तभी भाग देता हूं। इसे और देखें थोड़ा सा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3r² बटे 4, तो 4 ऊपर कर दें, 4 × Q1 Q2 अपान 9r², बस क्लियर हो जाएगा। ये एफ डैश इसे माने, अब इसे 2 कर देंगे, अब भाग देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब यह कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो एफ अपान एफ डैश बच्चों आया इज इक्वल टू, इधर देखें तो एफ में Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा, तो 1/r² आया बटे 4/9r², ये पलट कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9r² अपान 4, या 1/r² बटे 4/9r² करेंगे, तब भी फिर अगली लाइन में पलटना ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहां से r² कट जाएगा। यह आपका 100 न्यूटन कितना है दिया हुआ है, ये 100 न्यूटन अपान एफ डैश इज इक्वल टू 9/4। तो ये 9f डैश इज इक्वल टू
400, तो एफ डैश इक्वल टू 400/9। इतना न्यूटन आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, तो आप इससे बिल्कुल भयभीत ना हो। मैं कूलाम के नियम पे और भी सवाल बता दूं, बुक में बहुत सारे सवाल दिए हैं जो बोर्ड लेवल पे आए हुए हैं। वो कहता है ये फार्मूला, बीच की दूरी आधी कर दिया जाए फोर्स कितना होगा, बीच की दूरी आधी करेंगे फोर्स 4 गुना हो जाएगा, 1/2 r/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 × 4 4, फोर्स पहले का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिस्टेंस तो 1/3 करोगे पहले का, r/3 का होल स्क्वायर, तो फोर्स 9 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप से फोर्स एफ है, दूरी को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप से वो बदलता रहता है। जो वो कहे ईमानदारी से अपना ज्ञानयुक्त अच्छा कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिलता रहेगा। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम 2 पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। अगर 2 से अधिक किसी निकाय में 2 से अधिक पॉइंट चार्ज हैं और किसी एक पॉइंट चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स आपको ज्ञात करना है, तो अलग अलग चार्ज, तो उस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा अलग अलग चार्जों के कारण उस पर लगने वाले नेट फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, या हिंदी में इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या हिंदी में इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिगर में देखें, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। Qn का मतलब है कि पता नहीं कितने, अब उसमें 4 ही पॉइंट तो होंगे नहीं, एक पॉइंट एनवा मान लेते हैं, एन पॉइंट वाला होगा। 5 भुजा वाला ट्रिंगल होता है, 2 से ज्यादा में क्या ट्रिंगल होता है, और रेक्टेंगल होता है, और उसके बाद पंचभुज आते हैं, हेक्सागोन आता है, षष्ठभुज आता है। तो इस टाइप से होते हैं बहुत से, तो मान लेते हैं बहुत से में एन है, 4 लेके चल रहे हैं। तो इस पर Q पर नेट फोर्स, Q1 पर नेट फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है Q1 पर नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, F नेट हो जाएगा, या F नेट या F नेट 1 कह दें, चलो F नेट या नेट हटाओ यार, 1 लिखने से कंफर्म होता है कि पहले चार्ज की बात हो रही है। तो Q1 पर नेट फोर्स जो होगा वो इस पर नेट फोर्स इसके कारण फोर्स होगा, तो ये वेक्टर F1 2 पहले चार्ज पर दूसरे आवेश के कारण, फिर होगा वेक्टर F1 3 पहले चार्ज पर इस आवेश के कारण, फिर वेक्टर F4 पहले चार्ज पर इस Q4 के कारण, सो ऑन F1 n पहले चार्ज पर nवें चार्ज के कारण। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि किसी निकाय में n आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले नेट फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है बच्चों। तो इसको और हम विस्तृत भाषा में भी लिख सकते हैं। चलो अभी करते हैं, पहले डिफिनीशन को इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज वाला एक सिस्टम है, द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, मतलब ये Q1 की बात हो रही, द टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेज ऑन दिस चार्ज। रिमेनिंग मतलब शेष, मतलब Q1 के अतिरिक्त जितने चार्ज हैं सबके कारण उस पर जो फोर्स करता है उसके वेक्टर सम के योग के बराबर होता है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब इसमें मैं आपके लिए नोट भी डाल दिया हूं। नोट में क्या है बच्चों कि दो चार्जों के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो कभी बदल नहीं सकता, चाहे आप Q1 को मिटा दें, चाहे ट्रिंगल ले लें,
Q1 Q2 के बीच फोर्स जो है कभी बदल नहीं सकता, चाहे Q1 Q2 Q3 ही रहे और ये सब वगैरह मिटा दिया जाए, 3 ही चार्ज रहे, तब भी Q1 Q2 के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो बदलने वाला नहीं है, या Q1 Q3 के बीच जो फोर्स कार्य करने वाला वो बदलने वाला नहीं है, या Q1 Q4 के बीच जो भी फोर्स कार्य कर रहा है इस समय, कोई तीसरा चार्ज Q1 आ जाने से वो परस्पर फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, रिजल्टेंट फोर्स पर प्रभाव पड़ता है। कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो इंडिविजुअल फोर्स पर तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही इस नोट में लिखा गया है, द फोर्सेज बिटवीन एनी टू चार्जेज इज अनइफेक्टेड। अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड कहिए या नो चेंज। द फोर्सेज बिटवीन एनी टू चार्जेज इज नो चेंज बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। दूसरे चार्जेज के प्रेजेंस में ये चीज बदलने वाला नहीं है। बट यहां और कह देना चाहिए, बट नेट चार्ज इफेक्टिव, बट नेट फोर्स विल बी चेंज, ये भी कह देना चाहिए। ये तो ठीक है, बट नेट फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स विल बी चेंज। नेट फोर्स जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नेट फोर्स विल चेंज। तो ये हमको आपको बताना था। तो हम समझते हैं कि ये फिगर समझ गए होंगे, ये डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में समझ गए होंगे, नोट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको गणितीय रूप में थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो ये हमारा कंप्लीट, हम कोई न्यूमेरिकल थोड़ी लगा रहे हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये मॉड वेक्टर R स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा की बार हो जाएगा Q1 Q3 अपान मॉड वेक्टर R13 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाला हो जाएगा Q1 Q4 अपान मॉड वेक्टर R14 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन बच्चों, सो ऑन हो जाएगा Q1 QN अपान मॉड वेक्टर R1N का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आया। हाँ, तो नेट फोर्स F1 इज इक्वल टू, मतलब Q1 चार्ज पर नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू Qn, या ब्रैकेट में क्या है, F1 इज इक्वल टू, आपके चाहे तो कॉमन ले लें, तो ऐसे आप लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान मॉड वेक्टर R12 होल स्क्वायर, प्लस Q1 Q3 अपान मॉड वेक्टर R13 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन, लास्ट वाले लिख दें Q1 QN अपान मॉड वेक्टर R1N का होल स्क्वायर। ये ऐसा कह सकते हैं। तो अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे ही, लेकिन आप उतार लीजिए। तो ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पूरा कंसेप्ट कवर है, कहीं कोई चीज अधूरा नहीं। बच्चों सफाई से उतार लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नोट बनाते चलें। यस, तो हाँ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, 3 पॉइंट चार्जेज Q, स्मॉल लेटर Q, आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब समबाहु एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों पर क्या रखा, Q चार्ज रखा है, और उसके साइड कितना है, साइड का लेंथ कितना है, स्मॉल a है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द अदर टू। मतलब किसी एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करिए जो दो बचे हुए हैं, जैसे ए पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, तो हम क्या करें, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये मान लेते हैं, चलो एक हो गया। और ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया।
ये हो गया कितना, इसे F1 कहते हैं वेक्टर, तो इसे क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। तो FA ज्ञात करना है बच्चों। तो FA ज्ञात करने के लिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कितना होगा, ये होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60 हो जाएगा। तो जितना मैग्नीट्यूड F1 का होगा, मतलब वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2 इक्वल टू F मान लेते हैं। तो ये फोर्स इन दो आवेशों के बीच ज्ञात कर लेते हैं, F1 कितना है मैग्नीट्यूड में। तब आपका वो नेट फोर्स के लिए क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अरे भाई ये दोनों चार्ज, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी इसको इधर इसी सीध में रिपेल करेगा, तो इनके बीच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। और दो वेक्टर के बीच का जो छोटा एंगल होता है टेल मिलने के बाद, वही होता है दो वेक्टरों के बीच का एंगल। तो छोटा लिया गया है। तो एफ मैं ज्ञात करता हूं, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर बोले तो A स्क्वायर। तो वही F1 वाला भी हो जाएगा, वही F2 भी हो जाएगा, दोनों सेम है। तो नेट फोर्स FA इक्वल टू जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 हो जाएगा। अब संयोग से दोनों सब वैल्यू F है, F स्क्वायर धन F स्क्वायर धन 2F स्क्वायर का 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो रहा है। तो F स्क्वायर धन F स्क्वायर धन F 3F स्क्वायर, तो 3F स्क्वायर मतलब F √3 आया। तो F का मान बच्चों जो आया वही यहाँ पे रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/4πε0 और Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर इंटू √3। तो F नेट बच्चों आपका इतना आया। तो इस टाइप से, अब इसका ये मतलब नहीं वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे कहेंगे, वेक्टर F A इक्वल टू क्या, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब कहिए कैसे जोड़ा जाएगा। तो वेक्टर F1 ये इसको यहां ले आएंगे जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम मेथड से, तो ये वेक्टर यहां माना जाएगा। तो इनका परिणामी कहाँ आएगा, यहां से आएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा परिणामी वेक्टर का। तो इस टाइप से जोड़ा जाता है। लेकिन दो वेक्टरों के बीच का कोण मालूम है, सामान्य सूत्र जल्दी से रख दिए, हमें आंसर मिल गया। लेकिन जोड़ा कैसे गया होगा, वो इसी टाइप से जोड़ा गया होगा। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है इतना न्यूटन। आप उतार लीजिए इसे। तो हाँ विद्यार्थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दूसरा न्यूमेरिकल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -Q। इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्ञात करना है बच्चों। तो ये -Q चार्ज है, ये +9Q है, कूलम है। तो माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। तो ये मान लेते हैं वेक्टर F1 फोर्स से अट्रैक्शन होगा इनके बीच। और फिर ये -Q और +16 है, और ये इसको F2 फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो F नेट या FB इक्वल टू नेट हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से यही होगा। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड जो है F1 F2 का यहाँ पे क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो F1 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 Q गुणे 9Q। यहाँ पे ध्यान दें, कभी भी न्यूमेरिकल में माइनस चिन्ह आ जाए तो माइनस चिन्ह ये डायरेक्शन के लिए होता है, यहाँ ऋण चिन्ह रखा नहीं जाता, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना न्यूटन नहीं है, माइनस इतना न्यूटन नहीं। माइनस वगैरह तो वेक्टर के लिए लगाया जा सकता है, यहाँ नहीं लगाया जाएगा। और चार्ज वगैरह ऋणात्मक केवल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आगे हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, वहां सब रखा जाएगा निगेटिव में, यहाँ नहीं रखा जाता है। यहाँ निगेटिव से उसके डायरेक्शन का पता तो हम खुद ही निकाल लेते हैं, वो उधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। तो एक फोर्स इधर, इसको यहाँ अगर जोड़ेंगे तो यहाँ इनके बीच परिणामी 90 अंश पे आ जाएगा। तो बहरहाल पाइथागोरस से निकालना होगा। तो अब हम आर स्क्वायर राइट एंगल ट्रेंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, हाँ है, तो विद्यार्थी देखें एक चीज और न्यूमेरिकल में दिया था, AB की जो लेंथ है वो 3A दिया था, और ये वाली लेंथ AC वाली लेंथ 5A दिया था, जबकि हमें ये वाला BC वाली लेंथ हमको ज्ञात नहीं था। तो पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से कर्णक वर्ग में से ये वाला वर्ग, ये वाला कर्णक वर्ग में से ये बेस वाला क्या कर लिए, स्क्वायर को घटा लिए, तो 16A स्क्वायर है, उसका वर्गमूल 4A हो जाएगा। मतलब ये 4A, ये 3A, ये 5A। वैसे भी हम लोग जानते हैं 3, 4, 5 में राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, हमको पता है। बस अर्थे अब हमको सब डिस्टेंस मालूम हो गया। अब F1 ज्ञात करने के लिए, F1 ज्ञात करने के लिए बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3A का होल स्क्वायर, तो आया K, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर अपान 9A स्क्वायर। तो ठीक है, रहने देते हैं, आराम करते हैं इसको, चाहे तो सरल भी कर सकते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो इसी प्रकार F2 निकाल लें, वो हो जाएगा K Q1 Q2, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा Q गुणे 16Q अपान इनके बीच का डिस्टेंस 4A का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों F2 आ जाएगा K 16Q स्क्वायर अपान 16A स्क्वायर। तो ये 16 से 16 यहाँ भी कट रहा है, 9 से 9 यहाँ भी कट रहा है। तो ये दोनों फोर्स जो है बच्चों परपेंडिकुलर है, तो इनका एफ नेट जो है परिणामी से आएगा, मतलब दो वेक्टर बीच कोण 90 अंश है। तो एफ नेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फार्मूले से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 का मान 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा, ये 0 होता है तो खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब तो ये सिर्फ वैल्यू रखना है बच्चों, F1 स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा K स्क्वायर, हाँ, तो ये हो जाएगा Q को पावर 4 अपान 1 पावर 4 प्लस K स्क्वायर, इसका वैल्यू पर K स्क्वायर अपान Q पावर 4 अपान 1 पावर 4। तो ये बच्चों आया। तो ये यही चीज हुआ है, यहाँ लिखा, यही चीज यहाँ भी लिखा है संयोग से। तो ऐसा है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो उसके बीच का दूरी ये 4 है, तो भी कट जा रहा है सब, तो ये सेम आया। तो ये अंडर रूट में आ रहा है 2 इंटू K स्क्वायर Q पावर 4 अपान 1 पावर 4। तो रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। तो नेट फोर्स बच्चों आएगा K Q स्क्वायर अंडर रूट 2 अपान A स्क्वायर। बच्चों अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो हम समझते हैं पूरी तरह न्यूमेरिकल सही है, कंसेप्ट में कहीं कोई दोष नहीं है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।